गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम रिसेंट की सीरीज़ को कर रहे थे जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में हिस्टोरिकल सोर्सेज को देखा था जिसमें हमने लिटरेरी सोर्सेज को कंप्लीट कर लिया था और आज हम करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को। कंटिन्यू करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को। गाइज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को अगर हम सिंपल वर्ड से पहले जान लेते हैं कि क्या होता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो सारे सोर्सेज होते हैं जो कि लिटरेरी नहीं है, मतलब कि जिसमें कुछ रिटन, कुछ डायरी पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, वो नहीं। वो तो सारे लिटरेरी सोर्सेज हम पढ़ चुके हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मीन्स कुछ भी हमें अवशेष मिल गए, पुरातत्व मिल गए हैं। जैसे कि हमने देखा है कि हड़प्पन साइट से हमें काफ़ी कुछ मिला, जैसे कॉम्ब मिला है, हमें स्केल मिला है, सील्स मिली हैं, हमें लिपस्टिक मिली है, चूड़ियाँ मिली हैं, मोती मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमें मिली हैं ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। ऐसे ही हमने देखा है कि कई सारी जगह पे पत्थरों पर कुछ लिखा हुआ मिल गया है, पैलेसेस जो रह गए हैं, मॉन्यूमेंट्स रह गए, ये इन सब की जो हम स्टडी करते हैं वो सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। जो आर्कियोलॉजी है हमारी इंडिया में, वो कैसे उसका ओरिजिन हुआ, कैसे वो स्टार्ट हुई है और उसको फिर बाद में कैसे डेवलप किया गया है। तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करो। इन इंडिया आर्कियोलॉजी रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो किसने स्टार्ट की थी। इंडिया में आर्कियोलॉजी जो है उसको स्टार्ट ही किसने किया है, उसको स्टार्ट किया है यूरोपियंस ने। क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में किसका रूल था, ब्रिटिशर्स का रूल था। तो ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम पर ही आर्कियोलॉजी डेवलप हुई थी और जो स्टार्टिंग इसकी है वो की गई है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से, जिसको इस्टेब्लिश या फिर हम कह सकते हैं जिसको फाउंड किया है, इस्टेब्लिश किया है सर विलियम जोन्स ने 1746 में। 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी को इस्टेब्लिश कर दिया था बंगाल में। यहाँ से ही हमारी आर्कियोलॉजी की स्टार्टिंग होती है। अगर बिगनिंग में बात की जाए एशियाटिक सोसाइटी की, तब तो ये सिर्फ लिमिटेड थे लैंग्वेज के लिए, लिटरेचर की, मतलब कि जो लिटरेरी सोर्सेज हमने पढ़े थे उसी में ये सीमित थे। बुक्स को ढूंढते थे, बुक्स जो है प्राचीन काल की बुक्स देख ली इन्होंने, डायरीज मिल गई, किसी का लिखा हुआ कुछ भी लेटर मिल गया, बहुत सारी चीज़ें ये कलेक्ट करते थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में इन्होंने स्टार्टिंग कर दी थी आर्कियोलॉजी की, मतलब कि बुक्स के साथ साथ जो लिटरेरी सोर्सेज थे उनके साथ साथ इन्होंने जो और सामान मिलने लगे थे, जैसे कि अभी मैंने बताया पॉट्स मिलते हैं, सील या फिर कोई भी पुराने ज़माने का हमें कोई भी सामान मिलता है, वो सारा भी ये कलेक्ट करने लगे थे। इन्होंने कई सारे इंस्क्रिप्शंस को कलेक्ट किया था, लेकिन तब एक प्रॉब्लम इनके सामने आई। अब वो क्या प्रॉब्लम थी? वो प्रॉब्लम थी कि जो इंस्क्रिप्शन से जो लिखा हुआ उन्हें मिल तो गया था, कि उन्हें पता था कि कुछ लिखा है, लेकिन क्या लिखा है ये नहीं समझ में आ रहा था। क्योंकि उस टाइम की जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी अलग थी, स्क्रिप्ट काफ़ी अलग थी। अभी हम पढ़ते हैं हिंदी, इंग्लिश, ये सब उस टाइम नहीं था। उस टाइम तो अलग ही लैंग्वेज चलती थी, तो वो समझ में नहीं आ रही थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था जेम्स प्रिंसिप ने। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उस लैंग्वेज को समझा कि क्या लिखा है। जेम्स प्रिंसिप ऐसे थे कौन? वो एशियाटिक सोसाइटी के ही एक मिनिस्टर थे और वहाँ की जो एशियाटिक सोसाइटी की जनरल थी उसके वो एडिटर भी थे। इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है उसको समझा था कि ये क्या लिखा है, और उसी के साथ साथ फिर इन्होंने जो अशोक के द्वारा इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे उसको भी समझा था। अब ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या है, अशोकन इंस्क्रिप्शंस क्या है, ये सब हम जब आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में देखेंगे। अभी बस हमें इतना समझना है कि जो जेम्स प्रिंसिप थे उन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को समझा था और अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे उनको भी इन्होंने ही बताया है कि इसमें क्या लिखा है। हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जिन्होंने आर्कियोलॉजी में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया था वो है जॉर्ज टर्नर। उन्होंने क्या किया है, वो पहली बात तो श्रीलंका के एक ऑफिसर थे, सिविल सर्वेंट थे। उन्होंने जो इंडिया की आर्कियोलॉजी है उसमें अपना योगदान कैसे दिया है, उन्होंने जो अशोका के द्वारा इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं या फिर अशोका को जो पियादसी बोला गया है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, तो उन्होंने ये बताया था कि जो पियादसी वर्ड यूज़ किया गया है ये किसके लिए किया गया है। उन्होंने ही हमें ये बताया है कि जो ये पियादसी वर्ड है ये अशोका के लिए यूज़ किया गया है, वरना हमें नहीं पता था कि अशोका के लिए यूज़ किया गया, क्योंकि पियादसी के आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। तो अशोका के लिए यूज़ किया गया है, ये जो चीज़ है ये हमें बताई गई है जॉर्ज टर्नर के द्वारा। वो श्रीलंका के थे। नेक्स्ट अब जो इम्पोर्टेंट पर्सन आते हैं जिन्होंने पूरी आर्कियोलॉजी का जो सीन था वो ही चेंज कर दिया, वो थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम।
एक ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर थे जो कि बंगाल में इनकी ड्यूटी लगी हुई थी। इन्होंने पहली बात तो जेम्स प्रिंसेप का जो समझने वाला कंसेप्ट था ना कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को समझना है, अशोकन स्क्रिप्ट को समझना है, उसमें इन्होंने हेल्प की थी। दूसरी बात, ये थे कौन? ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर थे इंडिया के, ठीक है, पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो है आर्कियोलॉजी में काफ़ी बहुत 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 ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया है, इसीलिए हमने इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी की उपाधि भी दे रखी है। जब कनिंघम रिटायर हो गए थे अपने जो पोस्ट से, आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया से, जब ये रिटायर हो गए तब उनके बाद में जो दूसरे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर बने थे वो थे जेम्स वर्गीज़, ठीक है। अब इन्होंने 13 साल तक यहाँ पर काम किया था। उसके बाद में लॉर्ड कर्जन ने भी काफ़ी कुछ करा है हमारे आर्कियोलॉजी के लिए। इन्होंने क्या करा, इन्होंने पूरा एक डिपार्टमेंट बना दिया आर्कियोलॉजी का, और जॉन मार्शल को क्या करा है, उस डिपार्टमेंट का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डीजी 1902 में बना दिया था। और जॉन मार्शल ने वहाँ पर 26 साल तक अपनी इस जॉब को किया था। जॉन मार्शल का मेजर कंट्रीब्यूशन किस जगह में था हमारी आर्कियोलॉजी में, उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया था? तो जॉन मार्शल ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो उन्होंने क्या करा है, इंडिया के काफ़ी एंशिएंट सिटीज़ की खोज की है। अकेले की है? नहीं, अकेले नहीं की है। इन्होंने कुछ और लोगों के साथ में उनकी हेल्प से इस काम को किया है, जैसे कि दयाराम साहनी, हमको पता है उन्होंने हड़प्पा की डिस्कवरी की थी। R.D. बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदड़ो की डिस्कवरी की है। अर्नेस्ट मैके जिन्होंने चौंदाड़ो की डिस्कवरी की है। और ऑरेल स्टीन जिन्होंने सतका जेंडर की डिस्कवरी की है। तो इन सब के साथ में मिलकर जॉन मार्शल ने इंडिया के काफ़ी एंशिएंट सिटीज़ की डिस्कवरी की है। और जब इन एंशिएंट सिटीज़ की खोज कर ली गई तब जॉन मार्शल ने 1924 में ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि इंडिया जो है उसकी एक अलग ही सिविलाइजेशन थी, और उन्होंने उस सिविलाइजेशन का नाम दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहले गाइस क्या होता था, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता था तब हम ये सोचते थे कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो सिर्फ स्टार्ट होती है वैदिक पीरियड से। लेकिन जब ये बात पता चली कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कुछ चीज़ थी, तब हमारी जो हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आया। अब क्या हुआ, इंडिया की हिस्ट्री 25,000 साल पहले, 2500 साल पहले पहुंच चुकी थी वहाँ। हम क्या कर रहे थे, इंडिया की हिस्ट्री को 2500 साल पहले से पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि पहले ये माना जाता था, पहले ये कहा ही जाता था कि इंडिया की कोई हिस्ट्री नहीं है। लेकिन जब ये हिस्ट्री निकल कर आई इंडस वैली सिविलाइजेशन, तब पता चला कि इंडिया की तो बहुत वास्ट हिस्ट्री है, जैसे कि ईरान की मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, इजिप्ट की इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, चाइना की चाइनीज सिविलाइजेशन है। ऐसे ही इंडिया की खुद की भी एक सिविलाइजेशन थी जिसको हमने बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन से ही पूरा इंडिया की हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। अब क्या हुआ था, इंडिया का जो नाम था वो वर्ल्ड मैप में आने लगा था। अब क्योंकि इंडिया के पास इतनी अच्छी सिविलाइजेशन थी, जो बेस्ट सिविलाइजेशन आज तक की हम कह सकते हैं वो थी, इसीलिए अब इंडिया को वर्ल्ड मैप में एक स्पेशल प्लेस दी गई, उसको हाईलाइट किया गया था। अब जैसे कि हमने देखा था कि जॉन मार्शल अभी तक आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर थे, अब उनके बाद में भी कई लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर बने हैं, जैसे कि हारग्रीव्स बने, उसके बाद दयाराम साहनी जी बने, फिर JP ब्लैकस्टन बने, KN दीक्षित बने, मोर्टिमर व्हीलर बने, एंड NP चक्रवर्ती भी बने थे। सो गाइस, अब हमारे लिए ये तो क्लियर हो चुका है कि हमारे इंडिया में आर्कियोलॉजी कैसे डेवलप हुई थी, कैसे ओरिजिन उसका हुआ था। अब देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के क्या क्या काइंड है, कितने तरीके के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। इसको हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स एंड मॉन्यूमेंट्स हैं। जो इंस्क्रिप्शन की स्टडी की जाती है उसको हम एपिग्राफी कहते हैं, और जो लोग इसकी स्टडी करते हैं उनको हम एपिग्राफिस्ट कहते हैं। ये 1 लाइनर में क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, कई बार ये आया भी है क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि कौन स्टडी करता है और उसको क्या कहते हैं, और स्टडी का नाम भी याद रखना है। तो इंस्क्रिप्शन की स्टडी एपिग्राफी, जो पढ़ता है उसको एपिग्राफिस्ट। ऐसे ही कॉइन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स, और जो पर्सन कॉइन की स्टडी करता है उसको हम कहते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट।
पहला जो इंडिया का न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी है उसको इलाहाबाद में 1910 में फाउंड किया गया था, उसको वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। सो गाइज इस पार्ट में हम देखते हैं इंस्क्रिप्शंस के बारे में, और इंस्क्रिप्शंस भी दो जगह पर, दो ग्रुप में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। एक तो है फॉरेन इंस्क्रिप्शंस, दूसरे इंडिजिनियस इंस्क्रिप्शंस। इंडिजिनियस का मतलब हमने पहले भी देखा है कि जो इंडिया के खुद के हैं, अंदर इंडिया के अंदर ही हैं, इंडिया के लोगों ने बनाए हैं। फॉरेन जो फॉरेनर्स ने लिखवाए हैं। गाइज ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसमें हम सिर्फ फॉरेन इंस्क्रिप्शंस को ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिजिनियस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉरेन इंस्क्रिप्शंस को। गाइस फॉरेन इंस्क्रिप्शंस में कुछ नाम हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमें बस ध्यान में रखनी है। जैसे कि पहला जो इंस्क्रिप्शन है वो है वोगस्कोई इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये अर्लीस्ट ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसको समझा जा चुका है। इंस्क्रिप्शंस तो काफ़ी हैं लेकिन जो समझा जा चुका है वो पहला ऐसा फॉरेन इंस्क्रिप्शन है, वो है वोगस्कोई इंस्क्रिप्शन। यहाँ पर लिखा भी है जो रीडेबल है, मतलब कि जिसको हम समझ सकते हैं। बोगस के इंस्क्रिप्शन जिसको डिस्कवर किया है 1906 में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ह्यूगो विंकलर। तो जो हम अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि बोगस कोई इंस्क्रिप्शन है, कब उसको ढूंढा गया है और किसने उसको ढूंढा है, तो 1906 में बोगस कोई इंस्क्रिप्शन को ढूंढा गया है ह्यूगो विंकलर ने। अभी किस फॉर्म में मिला है, तो ये क्या है, ये क्ले की टैबलेट के फॉर्म में मिला है। जैसे कि हम लोग आजकल ये एप्पल की टैबलेट देखते हैं ना, उसको यूज़ करते हैं, वैसे ही क्ले की भी टैबलेट पहले भी चलती थी। उसमें वो डिजिटल नहीं होती थी, सिर्फ क्ले का ऐसे रेक्टेंगल सा बनाया होता था और उस पर कुछ लिख देते थे गीली मिट्टी पर, फिर उसको सुखा लेते थे। तो वैसे ही ये टैबलेट है, क्ले की टैबलेट। खाने वाली टैबलेट नहीं है, जैसे हम टैबलेट यूज़ करते हैं और चलाने वाली जो एप्पल वाली होती है वैसी टैबलेट ही होती है, डिजिटल नहीं होती है, मिट्टी की होती है, गीली मिट्टी पर कुछ लिख देना। तो वैसी ही ये क्ले टैबलेट है जो कि बोगस कई से हमें मिली है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया हिट्टानी एंड मिट्टानी स्टेट्स के बारे में बताया गया है, और 4 वैदिक जो भगवान थे जिनकी हम पूजा करते थे वैदिक एज में, उनके बारे में भी लिखा हुआ है। जैसे कि इंद्र के बारे में बताया है, मित्र के बारे में बताया है, वरुण के बारे में बताया है और नसत्य के बारे में बताया गया है। और ये सारे जो गॉड हैं इनका मेंशन कहाँ है, ऋग्वेद में है। इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि जो आर्यन हैं वो सेंट्रल एशिया से ही इंडिया में आए थे। तो इसने ये चीज़ प्रूव कर दी थी कि जो सेंट्रल एशिया से आर्यन आए थे, कहाँ से आए थे, ईरान से होते हुए, सेंट्रल एशिया से ईरान, फिर ईरान से इंडिया में आर्यंस आए थे। अब हमारा नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन है बेहिस्तुन इंस्क्रिप्शन एंड नक्शे रुस्तम इंस्क्रिप्शन। ये जो 2 इंस्क्रिप्शंस हैं ये किससे रिलेटेड हैं, ये रिलेटेड हैं ईरान के राजा डेरियस वन से। तो डेरियस वन से क्या रिलेटेड है, इसमें क्या बताया गया है। पहली बात तो ये हमें बेहिस्तुन एंड नक्शे रुस्तम से मिले हुए हैं, और इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे डेरियस वन ने गांधार और सप्त सिंधु को जीता था और उसको अपने राज में मिला लिया था। जो ये बेहिस्तुन इंस्क्रिप्शन है इसको सबसे पहले किसने समझा था, इसको हेनरी रॉलिंसन ने इसको समझा था कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा है एंड क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। गाइस एक बात जो ध्यान देने वाली है यहाँ पर वो ये है कि फॉरेन इंस्क्रिप्शन जो इंडिया में जितने भी मिले हैं, सबसे पहले जो समझा गया था वो बेहिस्तुन और नक्शे रुस्तम ही था, जिसको सबसे पहले समझ पाए थे। और अगर हम भारत के खुद के इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो वो सबको पता है कि जो अशोक के द्वारा इंस्क्रिप्शन थे वही सबसे पहले समझे जा चुके थे। लेकिन अब जो हम वैसे देखा जाता है, सब लोग यही मानते हैं कि अशोक जो हैं उन्होंने ही ये जो इंस्क्रिप्शन की कहानी थी वो स्टार्ट की थी, उन्होंने इंस्क्रिप्शंस कराने शुरू किए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, उनसे पहले भी इंस्क्रिप्शन जो थे इंडिया में थे। इसका कोई प्रूफ है? जी हाँ, इसका दो प्रूफ हैं जिससे ये पता चलता है कि अशोक से पहले भी इंस्क्रिप्शंस इंडिया में होते थे। जैसे कि पिपरावा बुद्धिस्ट अन इंस्क्रिप्शन जो कि सिद्धार्थनगर यूपी में है, दूसरा बर्ली इंस्क्रिप्शन जो कि अजमेर राजस्थान में है। ये दोनों इंस्क्रिप्शंस अशोक के टाइम से पहले के इंस्क्रिप्शन है, जिससे हमें ये प्रूफ हो जाता है कि जो इंस्क्रिप्शन की कहानी है वो अशोक से पहले से ही शुरू हुई है। लेकिन ये बात ज़रूर हम कह सकते हैं कि इसको जो इतना फेमस किया है, इतने वास्ट लेवल पे इसका यूज़ किया है, वो तो अशोक ने ही किया है। इतना यूज़ किसी ने नहीं किया जितना उन्होंने यूज़ किया है।
तो सो गाइस, अब मुझे लगता है कि इतना तो हमारा फॉरेन इंस्क्रिप्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें इसके जो इंडिजीनियस पार्ट, इंडिजीनियस इंस्क्रिप्शंस हैं वो पढ़ने हैं, और वो अगर मैं इसमें कवर करूँगी तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी और हम सब बोर हो जाएंगे, इसीलिए इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिजीनियस इंस्क्रिप्शंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप योर नॉलेज।